हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहां हम अपनी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। अपकमिंग जो आपका सीटेट है सितंबर में होने वाला है, उसमें पेपर 2 की हम तैयारी कर रहे हैं। पेपर 2 में जो आपका साइंस पूछा जाता है 30 मार्क्स का, साइंस जो 30 मार्क्स का पूछा जाता है वो यहाँ कंप्लीट हम कवर करेंगे। अब जितना भी सिलेबस है आपके ऑफिशियल सीटेट की वेबसाइट पे, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। और साइंस आपको पता है 30 मार्क्स की साइंस आती है, उसमें 20 मार्क्स का आपकी थ्योरी होती है प्लस 10 मार्क्स की पैडागोजी होती है। तो थ्योरी और पैडागोजी दोनों साथ लेके चल रहे हैं हम। आज हम साइंस पैडागोजी डिस्कस करेंगे। साइंस पैडागोजी में भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं 2011 से 2024 तक के। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन डील करेंगे अलोंग विद देयर कॉन्सेप्ट। ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैं आपको ऑप्शन के ऑप्शन बता दूंगी, इसका आंसर ये है, ए है, बी है, सी है, ऐसे नहीं। डीपली चीजों को देखेंगे, जहां पे कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत है वहां समझाऊंगी भी। बट अब देखो, इसमें साइंस पैडागोजी में क्या होता है ना, रटने वाली चीज नहीं है कुछ भी कि आपने थ्योरी को रट लिया। साइंस पैडागोजी की जितनी भी थ्योरी है, नेचर ऑफ साइंस है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, जो भी सिलेबस है उसको रट लो। रटने से काम नहीं बनेगा। इसमें क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है बिल्कुल परफेक्ट हो पाए। क्योंकि सिर्फ रटोगे ना तो काम नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, साथ साथ आपको क्वेश्चन के आंसर भी लगाने आने चाहिए। तो इसीलिए क्वेश्चन फॉर्म में ही चीजों को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी, जहां जरूरत है वहां पे कॉन्सेप्ट करेंगे। जैसे जितना भी टॉपिक है ना, जितना भी सिलेबस है एक्चुअली आपको सीटेट का, साइंस पैडागोजी का, वो हम कॉन्सेप्ट के थ्रू ही समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो जहां जहां जरूरत होगी वहां मैं एक्सप्लेन करूंगी। और आज हमारा डे 7 है। इससे पहले 6 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। आई बिलीव कि आपने वो क्लासेस भी देखी होंगी। अगर आपने देखी होंगी फिर तो आपको आइडिया है कि हम किस तरह से तैयारी करते हैं ना। और अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो ये इसीलिए बता रही हूँ, अगर कोई फर्स्ट टाइम बच्चा जुड़ा है तो किस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं। बाकी ये जो नोट्स है, मतलब ये जो पीडीएफ है क्वेश्चन का, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस अकेडमी पे मिलेगा। इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। यहाँ पे हर क्लास में हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम बार बार यही बोले जा रहे हो, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, निकल जा रहा है मेरे मुंह से बार बार। चलिए 10 क्वेश्चंस को जो हम डील करेंगे, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट साइंस। निम्नलिखित में से उस कथन को पहचानिए जो विज्ञान के संदर्भ में सही है। 4 स्टेटमेंट से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है साइंस से रिलेटेड। जो साइंस से रिलेटेड है, साइंस के संदर्भ में वो जो स्टेटमेंट है सही है, वो कौन सी है, या इन चारों में से आपको देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, साइंस इज अ क्रिएटिव फील्ड एंड साइंटिस्ट नीड इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क। कि विज्ञान एक सृजनात्मक क्षेत्र है तथा वैज्ञानिकों को अपना कार्य करने के लिए कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है। यस, दिस इज ट्रू। बाकी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। ऑल साइंटिफिक आइडियाज नीड टू बी प्रूव। तो ये कहना कि सभी साइंटिफिक आइडियाज को प्रूव करना होता है, प्रूव नहीं करते। जो भी साइंटिफिक आइडियाज होते हैं वो हमारे एविडेंस के बेस पे होते हैं। तो दिस इज नॉट ट्रू, ऑल साइंटिफिक आइडियाज नीड टू बी प्रूव्ड। हम साइंटिफिक आइडियाज को प्रूव नहीं करते हैं, उनको हम उनका एविडेंस जो है वो शो करते हैं। थर्ड है, when a theory has been supported by a great deal of scientific evidence it becomes law। ये एक मिसकंसेप्शन है कि थ्योरी जो है लॉ बन जाती है। कई बार ये क्वेश्चन, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि थ्योरी अलग है और लॉ अलग है, दोनों ही सेपरेट सेपरेट चीजें हैं। बोथ आर डिफरेंट, बोथ सर्व डिफरेंट पर्पसेस। तो थ्योरी अलग है, लॉ अलग है। ओके, तो ये कहना कि किसी सिद्धांत को वो बहुत से वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा समर्थन प्राप्त हो तो वह नियम बन जाता है, दिस इज नॉट ट्रू। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, सभी वैज्ञानिक विचारों की खोज एवं परीक्षण नियंत्रणों अनियंत्रित प्रयोगों द्वारा होती है। ऑल साइंटिफिक आइडियाज आर डिस्कवर्ड एंड टेस्टेड बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। क्योंकि जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, जो प्लैनेट्स के बारे में या सोलर सिस्टम के बारे में हमें बताते हैं, तो वो थोड़ी ना कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो थोड़ी ना लैब में बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहां तो ऑब्जर्वेशन की जाती है। तो ये कहना कि ऑल साइंटिफिक आइडियाज आर डिस्कवर्ड एंड टेस्टेड बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, दिस इज नॉट ट्रू। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मतलब जैसे हम लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उनको कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। तो सारे एक्सपेरिमेंट लैब में करना पॉसिबल नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, कि साइंस इज अ क्रिएटिव फील्ड एंड साइंटिस्ट नीड इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क। क्लियर? तो उसका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है। सेकंड क्वेश्चन है,
Shanu wants to demonstrate to the class that air has mass. Which one of the following activities will be more suitable for the purpose? शानु कक्षा में प्रदर्शन करना चाहती है कि वायु में द्रव्यमान होता है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होंगे। एक टीचर है जो बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, बता रही है कि एयर हैज अ मास। तो इन चारों में से कौन सी एक्टिविटी के थ्रू इस चीज को वो प्रॉपर डिफाइन कर सकती है कि एयर हैज अ मास? तो कौन सा एक स्टेटमेंट या कौन सी एक एक्टिविटी जो है वो सही है, जो ये दर्शा रही है कि एयर हैज मास। चलिए एक एक करके स्टेटमेंट ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है टेकिंग टू बलून्स, inflating them to the same size, attaching each balloon with a string to a ruler and then puncturing one of them। कि आपने एक स्केल लिया, उस पे आपने दो बलून्स को इस तरह से लटका दिया इक्वल हवा भर के, ठीक है। उसमें से एक बलून को आपने पंक्चर कर दिया, उसमें कील लगा दी, उसकी हवा निकल गई। तो क्या होगा, जैसे ही इसकी हवा निकलेगी ये हल्का हो जाएगा और ये वाला बलून भारी हो जाएगा, मतलब भारी मतलब अकेला यही रह जाएगा यहाँ पे। तो स्केल जो है इस तरह से टिल्ट हो जाएगा, स्केल इस तरह से टिल्ट हो जाएगा। इट मीन्स दिस एक्टिविटी शो दैट एयर हैज मास। तो इस एक्टिविटी को जो सही ढंग से दर्शा रही है वो तो है आपकी एक्टिविटी नंबर 1, बट बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। सेकंड है टेकिंग अ ग्लास टम्बलर, पुटिंग अ टिश्यू इन इट एंड अपएंडिंग दैट ग्लास टम्बलर इनटू बकेट ऑफ वाटर। आपने एक टम्बलर लिया, उसमें ऊपर टिश्यू रखा और उसको उल्टा कर दिया एक पानी की बकेट में। तो इससे कहीं भी ये शो नहीं हो रहा है कि एयर हैज अ वेट, ये तो ये दिखा रहा है कि एयर हैज अ एयर हैज अ स्पेस, ठीक है। ये चीज नहीं दिखा रहा है कि एयर हैज अ मास, तो ये एक्टिविटी नहीं दर्शा रही है कि एयर हैज अ मास। सेकंड है taking an empty glass mug, upending into water and making children observe the bubbles to air rise। एक ग्लास या मग लिया, उसको आपने उल्टा करके बकेट में डाल दिया, तो क्या होता है ना, इस तरह से उसमें से बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बबल्स निकल रहे हैं, ये तो ये दिखा रहा है कि एयर हैज अ स्पेस, ठीक है। ये भी एक्टिविटी यही शो कर रही है कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस, तो ये भी सही नहीं है। फोर्थ है टेकिंग अ deflated balloon, putting it on the mouth of a glass bottle, making the children observe the balloon inflate by putting the glass bottle in a bath of boiling water। एक बगैर हवा वाला जो गुब्बारा है लेकर उसे कांच की बोतल के मुंह पर लगाए, कांच की बोतल को उबलते पानी के बर्तन में रखने पर गुब्बारे के फूलने की क्रिया का अवलोकन बच्चों से करें। मतलब आपने क्या किया, एक खाली बलून लिया, उसको आपने एक बोतल के इस तरह से बोतल के मुंह पे, वाह कितनी अच्छी बोतल बन गई, बोतल के मुंह पे आपने इस तरह से एक बलून को लगाया और इस बोतल को आपने क्या किया, गर्म पानी में रख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे हवा भरनी शुरू हो जाएगी इस बलून में। तो ये एक्टिविटी तो ये शो कर रही है कि एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, ठीक है। ये नहीं शो कर रही है कि एयर हैज मास। इट दिस एक्टिविटी शो दैट एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, दैट्स व्हाई ये बलून में हवा भरती जाएगी। तो इन चारों एक्टिविटी में से जो सही एक्टिविटी, जो ये एक्टिविटी ये दर्शा रही थी कि एयर हैज मास, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर 1। दो गुब्बारे लेकर उन्हें एक समान आकार में फुलाकर प्रत्येक गुब्बारे को एक डोरी द्वारा मापने समान बांध दें, तत्पश्चात उनमें से एक को पंक्चर कर दे। दिस शोज दैट एयर हैज मास, ठीक है। जब एक बलून टिल्ट हो जाएगा तो इससे ये पता चलता है कि एयर हैज अ मास। आई बिलीव, आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, which one of the following is recommended as an objective of upper primary state science curriculum? एनसीएफ 2005 के द्वारा इन चार ऑप्शन नीचे दे रखे हैं आपको। इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक रिकमेंडेड है, कौन सा एक जो सही ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है एनसीएफ 2005 का। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश उच्च प्राथमिक स्तर में 6 to 8 की बात कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम के एक उद्देश्य के रूप में की गई है। कौन में से, इन चारों में से कौन सा एक जो है ना एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है, आपको बस ये बताना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू वेरीफाई थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स। सैद्धांतिक सिद्धांतों के सत्यापन हेतु क्रमबद्ध प्रयोग के परिवर्तन करने की आवश्यकता है। 6 to 8 की क्लास में ना सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत नहीं होती, आपको चीजों को समझाना है, आप किस तरह से समझा रहे हो प्रैक्टिकली, वो ये नहीं है कि मतलब सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है 6 to 8 में। हायर क्लासेस में इसकी जरूरत होती है, बट इतनी छोटी क्लास में आप सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन नहीं, मतलब सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू आप नहीं समझा सकते चीजों को, ठीक है। उनको इजी वे में समझाना है आपको। सेकेंड है कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड एट फ्रॉम एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट। जो बच्चों को आप कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ना,
वो आप एक्टिविटीज के थ्रू या एक्सपेरिमेंट के थ्रू सिखाएंगे, ना कि डायरेक्ट आपको बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपने पढ़ाया क्लास में कि प्लांट्स नीड सनलाइट। हमें पता है कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, तो आपने बस क्लास में बोल दिया प्लांट्स नीड्स सनलाइट, आपने सीधा ये क्लास में बोल दिया। सिर्फ ये बोलने के बजाय आप क्या कीजिए, आप 2 पॉट लीजिए, 2 गमले लो, ठीक है, दोनों 2 गमले हैं, 2 पॉट लगा, 2 प्लांट्स लगा दिए, एक को डार्क में रखो, मतलब एक को सनलाइट में रखो और एक को शेड में रखो, ठीक है, एक को सनलाइट में रख दिया, एक को अंधेरे में रख दिया। कुछ दिन बाद आप देखो कि दोनों पौधों में से कौन जो है प्रॉपर ग्रो कर रहा है। आप देखो कि जो सनलाइट में पौधा रखा था वो प्रॉपरली ग्रो करेगा। तो इस तरह से एक्टिविटी के थ्रू आप चीजों को समझाइए, ना कि डायरेक्ट आपने बस बोल दिया कि प्लांट्स नीड सनलाइट, बस दैट्स इट, बात खत्म होगी। प्लांट्स नीड सनलाइट, इस चीज को आप प्रूफ करके भी दिखाइए बच्चों को, ताकि बच्चा जो है लॉन्ग टर्म तक उस चीज को अपने दिमाग में रखे। थर्ड है, वैसे इसका जो राइट आंसर है ना, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, वोकेशनल एजुकेशन नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद साइंस। व्यावसायिक शिक्षा का विज्ञान के साथ एकीकरण करना चाहिए। क्यों सिर्फ साइंस के साथ ही क्यों इंटीग्रेट करना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। फोर्थ है, कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट थ्रू डिसिप्लिनरी अप्रोच। प्रत्ययों को विषय परक पद्धति के माध्यम से सिखाना चाहिए, डिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू जो है चीजों को सिखाना चाहिए। तो दिस इज, तो डिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू आजकल तो इंटीग्रेटेड वे में चीजों को सिखाने की बात की जा रही है। बच्चों को इंटीग्रेटेड वे में सिखाओ, मैथ को साइंस के साथ लिंक करके, या हिंदी के साथ, या किसी भी सब्जेक्ट के साथ लिंक करके सिखाना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को, उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है सिंगल सिंगल, जैसे फिजिक्स अलग पढ़ा दिए, केमिस्ट्री अलग पढ़ा दी, बायो अलग पढ़ा दी। तो डिसिप्लिनरी अप्रोच के बजाय जो हमारी इंटीग्रेटेड अप्रोच है वो बेस्ट अप्रोच होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, कि कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड फ्रॉम एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट। क्योंकि जो एनसीएफ 2005 है ना, थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। ये क्या है, एक करिकुलम फ्रेमवर्क है। इट इज डेवलप्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग टू इम्प्रूव स्किल एजुकेशन एंड रिड्यूस रॉट लर्निंग। रट्टा जो है, जैसे रटने के बजाय चीजों के वो करके सीखने का पर जोर दिया जाता है। इट एम्फेसाइज लर्निंग विदाउट बर्डन, की जो लर्निंग है बिना बोझ के होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा जो है करके सीखे। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होनी चाहिए, तो बच्चा जो है यहाँ करके सीखे, इस चीज की बात की जाती है एनसीएफ 2005 में। क्या क्या कोर प्रिंसिपल है साइंस एजुकेशन के एनसीएफ 2005? तो इसमें ये कहा जाता है कि गुड साइंस एजुकेशन जो है, इट शुड बी ट्रू टू चाइल्ड, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू साइंस। ट्रू टू चाइल्ड मतलब एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10th क्लास का चैप्टर आप 4th क्लास में पढ़ा रहे हो, तो वो एज अप्रोप्रिएट चीजें आप सिखाओगे बच्चों को। इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग वे में समझानी, और बच्चा जो उस चीज को इजिली अंडरस्टैंड कर पाए, इस तरह से आप समझाओगे। ट्रू टू लाइफ का मतलब है हमें जो भी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो डेली लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जोड़ के आप पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है ट्रू टू साइंस, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड साइंटिफिक थिंकिंग। अगर साइंस आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, इट इज बेस्ड ऑन इंक्वायरी, उनमें इंक्वायरी होनी चाहिए। ऑब्जर्व, बच्चा जो है ऑब्जर्व करे चीजों को, एक्सपेरिमेंट करके देखे, साइंटिफिक थिंकिंग का यूज करे, लॉजिकल थिंकिंग का यूज करे। तो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज ट्रू टू चाइल्ड, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू साइंस। ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ा आप साइंस रहे हो, टॉपिक आप हिंदी का उठा के ले आओ, तो ऐसा नहीं है। मतलब साइंस जो आप पढ़ा रहे हो सब्जेक्ट रिलेटेड होनी चाहिए। और जो साइंस को पढ़ाने का तरीका है कि एक्सपेरिमेंट करके सिखाएं बच्चों को, साइंटिफिक वे में सिखाएं, रटने की बजाय। रटने पे बल नहीं देना है, रटने पे जोर नहीं देना है, आपको चीजों को एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझाना है। तो गुड साइंस एजुकेशन शुड बी ट्रू टू चाइल्ड, ट्रू टू लाइफ, ट्रू टू साइंस। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके अलावा कुछ मेजर रिकमेंडेशंस हैं एनसीएफ 2005 की, कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, जो एक्टिविटी है लर्निंग है चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। फोकस ऑन लर्नर, नॉट टीचर सेंटर्ड। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जो मतलब क्लास में बच्चों को एक्टिविटीज करवानी चाहिए, एक्टिविटी के थ्रू चीजों को समझाना चाहिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, बच्चा जो करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग, हैंड ऑन एक्टिविटीज करे, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्वेस्टिगेशन खुद से करे, लिंकिंग नॉलेज टू लाइफ। Science should be connected with daily life experiences and reduce rote learning, रटने पर
जोर नहीं देना है, चीजों का रटवाना नहीं है। टीचर जो है एज अ फैसिलिटेटर काम करता है, एंड उसका ये काम नहीं है कि जस्ट लेक्चर दे दो, उसको फैसिलिटेट करना है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, बच्चे में साइंटिफिक टेम्पर का डेवलपमेंट हो, इस तरह से आपको इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्रोसेस स्किल्स इन साइंस, जो प्रोसेस स्किल्स हैं कौन कौन से स्किल्स हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इंफेरेंस, हाइपोथेसिस, इन्वेस्टिगेशन, दीज आर इंपॉर्टेंट स्किल्स। बच्चा जो है इन स्किल्स को यूज करना सीखे। एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूस असेसमेंट होनी चाहिए, नॉट ओनली एग्जाम्स, सिर्फ एग्जाम्स नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूस जो है आपकी असेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ मेजर रिकमेंडेशन है एमसीएफ 2005 की। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखो कंटिन्यूस असेसमेंट में पता क्या होता है, कंटिन्यूस असेसमेंट में होता है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ चैप्टर बच्चे को पढ़ाया, मान लीजिए आपने रेस्पिरेशन का चैप्टर क्लास में पढ़ाया, तो आप क्या करोगे, आप इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे, बच्चों से क्वेश्चन पुट करोगे, या फिर आप क्या करोगे, स्मॉल स्मॉल क्यूज करवाओगे। इससे क्या है, आपको पता चलेगा कि बच्चे को चैप्टर समझ में आया भी है या नहीं। प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हो आप। ठीक है, इससे आपको ये पता चलेगा कि बच्चे को चीजें चैप्टर समझ में आया है नहीं आया है, रेदर देन कि साल में, एक साल के एंड में सिर्फ एक बार आपने एग्जाम ले लिया, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम्स नहीं लेने हैं। कंटिन्यूस असेसमेंट का मतलब ही ये है कि कंटिन्यू असेसमेंट असेस करेंगे आप बच्चे को, हर चैप्टर के बाद आपने बच्चे को असेस किया कि उस पर्टिकुलर चैप्टर को बच्चा समझ भी पाया है या नहीं, तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस असेसमेंट। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं एनसीएफ 2005 की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बी द लीस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू अंडरस्टैंड मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी इन ग्रेड 7 स्टूडेंट। कक्षा 7 के छात्रों में धारा विद्युत से संबंधित गलत धारणाओं को समझने के लिए सबसे कम उपयुक्त नीति कौन सी होगी। मतलब आपको क्या करना है, आपको ना एक चैप्टर है क्लास 7th का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको पता लगाना है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के में से मतलब कोई मिसकंसेप्शन तो नहीं है बच्चे का। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है कि उसमें कौन सा ऐसा मिसकंसेप्शन है जो मतलब लीस्ट अप्रोप्रिएट है, लीस्ट अप्रोप्रिएट मिसकंसेप्शन है, उसका पता लगाना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो कौन सा एक लीस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है इस चीज का पता लगाने के लिए, मिसकंसेप्शन का पता लगाने के लिए। ठीक है, इतना समझ आ गया। क्वेश्चन को ना थोड़ा अच्छे से समझ लिया कीजिए। आपको आपको बच्चे में मिसकंसेप्शन का पता लगाना है। ठीक है, रिगार्डिंग टू चैप्टर विच वन, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का एक चैप्टर है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके समझा देती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको डाउट हो रहा है थोड़ा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, ठीक है, क्लास 7th का। इसमें बच्चे को कोई मिसकंसेप्शन है या नहीं है, इस चीज का पता लगाने के लिए, मतलब इस चीज का आपको पता लगाना है। बट कौन सा इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट मैथड, मतलब एक तरीका है जिससे हमें ये लगे, जिससे हम मिसकंसेप्शन का पता नहीं लगा सकते। ठीक है, कौन सा एक मेथड है जिससे मिसकंसेप्शन का पता नहीं चलेगा, मतलब कौन सा एक ऐसा मेथड है जिससे आपको मिसकंसेप्शन का पता नहीं चल रहा है, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट है यूजिंग कॉन्सेप्ट मैपिंग। आपने बच्चे को कॉन्सेप्ट मैप बनाने, किसी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का आपने कह दिया बच्चों को कि कॉन्सेप्ट मैप बनाइए। ठीक है, तो इससे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कॉन्सेप्ट मैप बनाएगा बच्चा, जहां उसका मिसकंसेप्शन होगा, जहां उसे चीजें थोड़ी गलत होंगी उसके दिमाग में, तो वो आपको पता चल जाएगा, आप उसको सही कर सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैप से तो आप इजिली फाइंड आउट कर पाओगे कि मिसकंसेप्शन है या नहीं है। सेकंड है यूजिंग वेरियस काइंड ऑफ सर्किट डायग्राम वर्कशीट। आपने बच्चे को सर्किट डायग्राम की वर्कशीट्स दे दी, तो अगर उसने सारे आंसर सही कर दिए तो आपको पता, सही किए या गलत किए, मतलब इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे में मिसकंसेप्शन है या नहीं है। ये भी सही मेथड है। थर्ड है आस्किंग स्टूडेंट टू राइट आंसर टू क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द लेसन। आपने कहा बच्चों को कि एंड चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस है ना उनके आंसर लिख के ले आओ। इससे आपको मिसकंसेप्शन का पता चल जाएगा क्या, बच्चा क्वेश्चन के आंसर तो कहीं से भी कर सकता है। मान हो सकता है उसने, आजकल के बच्चे जैसे कर रहे हैं गूगल का यूज करके, वहां से करके लाया हो। ठीक है, तो इससे आप ये पता नहीं लगा सकते कि बच्चे में मिसकंसेप्शन है या नहीं है। ऑब्जर्विंग स्टूडेंट वाइल दे मेक डिफरेंट काइंड ऑफ सर्किट अरेंजमेंट। बच्चे को खुद लाइव आप जब ऑब्जर्व कर रहे हो तब आप बच्चे के मिसकंसेप्शन को देख सकते हो। मतलब है, इसमें से भी पता तो चल जाएगा मिसकंसेप्शन का, बट ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लीस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी बाकी 3 से आपको मिसकंसेप्शन का पता चलेगा। इससे थोड़े कम चांसेस है मिसकंसेप्शन का पता लगने आने के, और यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि आपको लीस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी ही बतानी थी। छात्रों से कहना कि वे पाठ के अंत में दिए प्रश्नों के उत्तर लिख के
ले आए। तो दिस इज लीस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ strategy will you use in order to help girl feel confident in your science classes? अपनी विज्ञान की कक्षा में लड़कियों को आत्मविश्वास महसूस करने में मदद करने के लिए आप किस प्रकार की नीतियां प्रयुक्त करेंगे? मतलब आपकी क्लास में जो लड़की है ना, गर्ल्स हैं, वो कॉन्फिडेंट फील करें, इसके लिए आपको क्या करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी आप यूज करोगे? यूजिंग जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, आप जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज का यूज करेंगे। Yes, this is true. Invite women scientists to visit your classroom. आप women scientists को classroom में visit करने के लिए बुलाओगे। Help girl to always dominate discussion in the science classroom. कि क्लास में बच्चों आप कहोगे कि लड़कियों को ना विज्ञान की कक्षा में विचार विमर्श में प्रबल होने में मदद करना, कि वो हमेशा बॉयज को डोमिनेट करें। तो ऐसा भी नहीं करना है, बॉयज और गर्ल्स दोनों को इक्वली लेके चलना है आपने। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है, हेल्प स्टूडेंट इन एग्जामिनिंग मिथ एंड स्टीरियोटाइप अबाउट साइंस। साइंस के जितने भी मिथ होते हैं, जो भी आपके मिथ कॉन्सेप्शंस है, या जो पुरानी रूढ़िवादी बातें हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, उनके बारे में बच्चों को बताएं। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड स्टेटमेंट है ये सही है, बट एक मिनट, आपको डिस्टर्बेंस हो रही होगी, एक मिनट। फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये तो सही है, बट जो थर्ड स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी, दिस इज नॉट ट्रू, कि गर्ल्स जो है हमेशा डोमिनेट करें। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। क्लियर? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ डाइवर्जेंट क्वेश्चन? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है, कौन सी एक मतलब ऑप्शन जो है वो डाइवर्जेंट क्वेश्चन के बारे में बता रहा है? तो देखो, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है कन्वर्जेंट क्वेश्चन, एक होता है डाइवर्जेंट क्वेश्चन। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्वेश्चन आप इस तरह से याद रखोगे, डाइवर्जेंट क्वेश्चन में बच्चा दिशाओं में सोचता है, डी से डाइवर्जेंट, डी से दिशाओं में सोचना। ठीक है, बच्चा दिशाओं में सोचना, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, वो मल्टीपल ऑप्शन जो है लिख सकता है। कन्वर्जेंट क्वेश्चन में क्या होता है, कन्वर्जेंट क्वेश्चन जो है ना, आपके पास आपको सिर्फ वन वर्ड आंसर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एमसीक्यू आप कर रहे हो अभी, ये क्या है, कन्वर्जेंट क्वेश्चन है। आपको बस एक ऑप्शन को टिक करना है, उसके अलावा आप कोई भी कहानी इसमें नहीं लिख सकते। ठीक है, डाइवर्जेंट क्वेश्चन में क्या होता है कि जितनी मर्जी आप लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दे दो, उन्हीं क्वेश्चंस को हम कहते हैं डाइवर्जेंट क्वेश्चन। डाइवर्जेंट क्वेश्चन को ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी कहते हैं। ओपन एंडेड, उसमें जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन आप लिख दो, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, आप वो सब लिख दोगे। दीज आर ओपन एंडेड क्वेश्चन। कन्वर्जेंट क्वेश्चन क्या है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है, उसमें आप ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते, उसमें सिर्फ आपको वन वर्ड आंसर करना है, या फिर एक ऑप्शन को टिक करना है। दीज आर कन्वर्जेंट क्वेश्चन। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। डाइवर्जेंट क्वेश्चन में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी होती है, कन्वर्जेंट क्वेश्चन में वन वर्ड आंसर देना है, या फिर एमसीक्यू टाइप है तो आपको एक ऑप्शन टिक करना है, दैट्स इट। तो कौन सा क्वेश्चन जो है डाइवर्जेंट क्वेश्चन को शो कर रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, डू यू थिंक ऑल थिंग एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग? ऑप्शन टू है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? ये तो वन वर्ड आंसर हो गया ना, कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। थर्ड है, व्हाट मटेरियल कैन यू यूज टू रैप आइस टू प्रिवेंट फ्रॉम मेल्टिंग इन समर? ये भी वन वर्ड आंसर हो गया। फोर्थ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? हीट और टेम्परेचर के बारे में आप एक लाइन लिख दोगे। बट जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, डू यू थिंक ऑल थिंग्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग, क्या आप सोचते हैं कि सभी वस्तुएं गर्म करने पर विस्तृत होती हैं? यहाँ पे आपका दिमाग चलेगा, यहाँ पे आप जितना जो भी चीजें आपके दिमाग में आएगी सब लिख दोगे, आप एक पूरे फुल एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। These type of questions are called divergent question। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कन्वर्जेंट क्वेश्चन और डाइवर्जेंट क्वेश्चन में क्या फर्क, क्या डिफरेंस होता है, अभी मैंने बताया आपको। कन्वर्जेंट क्वेश्चन में आपके पास एक करेक्ट आंसर करना है, वन वर्ड आंसर लिखना है, या फिर एक एमसीक्यू है आपको टिक करना है। जबकि डाइवर्जेंट क्वेश्चन में आपके पास मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स होते हैं। कन्वर्जेंट क्वेश्चन में लॉजिकल एंड फोकस थिंकिंग होती है, रिक्वायर क्रिएटिव एंड ओपन थिंकिंग इन डाइवर्जेंट क्वेश्चन। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, सी से कन्वर्जेंट, सी से क्लोज एंडेड, डी से डाइवर्जेंट, और ये क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। लिमिटेड स्कोप होता है, ब्रॉड स्कोप होता है, इजी टू एवेल्यूएट, जल्दी इवेल्यूएट कर पाओगे, सब्जेक्टिव इवेल्यूएशन होती है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, एक वर्ड में आप आंसर कर दोगे। बट हाउ कैन वी रिड्यूस पोल्यूशन, इसमें आपको लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, 2 + 2 कितने होते हैं, 4x, आंसर दे दिया आपने।
नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर, तो ये आप सोच के लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे। तो दीज आर कन्वर्जन एंड डाइवर्जन क्वेश्चंस। क्या डिफरेंस है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेंट वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम मीन्स। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब क्या है साइंस करिकुलम में? कंटेंट वैलिडिटी का मतलब होता है, एक मिनट, जैसे मान लीजिए, चलिए मैं आपको समझा देती हूँ इसमें। कंटेंट वैलिडिटी में क्या होता है ना, कंटेंट वैलिडिटी होती है जिसमें उस, जैसे मान लीजिए आप क्लास 8 में हो या क्लास 7 में हो, ठीक है, तो क्लास 8 में जितने भी चैप्टर है या क्लास 7 में जितने भी चैप्टर है, उन सभी चैप्टर्स को आपने इक्वली समझाया, पढ़ाया, आपने टेस्ट लिया, सबका क्विज़ेस लिए, ठीक है। बट इन केस अगर आपने क्या किया, क्लास 7 में जितने भी चैप्टर हैं, 12 to 13 जितने भी चैप्टर हैं, उनमें से आपने सिर्फ कुछ चैप्टर्स को पढ़ाया और कुछ चैप्टर्स को आपने छोड़ दिया। तो अगर आपने कुछ चैप्टर को पढ़ाया और कुछ चैप्टर्स को छोड़ दिया, दैट इज पुअर कंटेंट वैलिडिटी। और अगर आपने सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से कंप्लीट करवाया है और अच्छे से टेस्ट लिया है उनका, तो उसको हम कहेंगे गुड कंटेंट वैलिडिटी, ठीक है। तो कंटेंट वैलिडिटी मतलब जो आपका सिलेबस है, जितने भी सिलेबस का पोर्शन है, उसको आपने किस तरह से कंप्लीट कराया है, उसी को कंटेंट वैलिडिटी कह रहे हैं। अच्छे से कराओगे तो गुड कंटेंट वैलिडिटी, अच्छे से नहीं कराओगे तो वो जो कंटेंट है उसको हम कहेंगे पुअर कंटेंट वैलिडिटी, ठीक है। कंटेंट वैलिडिटी मींस टेस्ट और असेसमेंट कवर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिवली प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और करिकुलम। इन सिंपल वर्ड द क्वेश्चन शुड रिप्रेजेंट द कंप्लीट कंटेंट दैट इज सपोज्ड टू बी टॉट। For example, class 8 science test include chapters crop production, microorganism, force, pressure, friction। आपने इन 4-5 चैप्टर्स का टेस्ट लेने को कहा बच्चों को। अब आपने क्या किया, इन सारे चैप्टर्स को दे दिया बच्चों को, बट आपने टेस्ट में सिर्फ एक ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछे। इफ द टीचर आस्क्स क्वेश्चन ओनली फ्रॉम फोर्स एंड प्रेशर एंड इग्नोर अदर चैप्टर्स, दैट टेस्ट हैज पुअर कंटेंट वैलिडिटी। इट मींस वो जो टेस्ट है ना आपका, दैट इज पुअर, उसका जो कंटेंट है दैट इज पुअर कंटेंट, ठीक है। और अगर आपने सारे चैप्टर्स दिए हैं और इन सारे चैप्टर्स में से एक एक दो दो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, इट मींस ये क्या है, गुड कंटेंट वैलिडिटी है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब क्या है? कंटेंट वैलिडिटी मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपके चैप्टर्स हैं उस पर्टिकुलर क्लास में, वो आपने कितने अच्छे से, कितने ढंग से करवाए हैं और किस तरह से आप उस कंटेंट को कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है, दैट इज कंटेंट वैलिडिटी। तो अब क्वेश्चन पे आइए। कंटेंट वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम मींस इंक्लूजन ऑफ हाउ कांसेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व ओवर टाइम। क्या हमने ये देखा कि समय के साथ विज्ञान के प्रत्यय कैसे विकसित होते हैं, या फिर कन्वेइंग सिग्निफिकेंट एंड साइंटिफिकली करेक्ट कंटेंट, या फिर डाइल्यूशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ चिल्ड्रन। आपने सिलेबस ही कम कर दिया बच्चे के कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आपका करिकुलम बना होता है वो बच्चे का कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग पहले से ही बन के आता है, मतलब बना ही होता है वो। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ एप्रोप्रिएट फन एलिमेंट ऑफ साइंस। तो कंटेंट वैलिडिटी का मतलब ये नहीं है कि फन एलिमेंट को साइंस में ऐड करना, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सेकंड कि कन्वे सिग्निफिकेंट एंड साइंटिफिकली करेक्ट कंटेंट। बच्चे को सही कंटेंट उनकी क्लास के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग चीजें समझाई जाएं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो सार्थक एवं वैज्ञानिक रूप से सही सामग्री को संप्रेषित करना इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। कंटेंट वैलिडिटी आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंक्वायरी बेस्ड क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट फॉर्म ऑफ असेसमेंट। इंक्वायरी बेस्ड क्लासरूम में कौन सा एक जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ असेसमेंट, कौन से एक लीस्ट सुटेबल फॉर्म है असेसमेंट की। इंक्वायरी बेस्ड क्लासरूम में हमेशा बच्चा एक्टिव होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? प्रोजेक्ट्स में एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, ऑब्जर्वेशन बाय टीचर, रिफ्लेक्शंस, जर्नल्स, या फिर रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन पे इतना बल नहीं देना है, इतना फोकस नहीं होना है। इट इज द लीस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ असेसमेंट। जो रिटन एग्जामिनेशंस हैं, लिखित परीक्षाएं हैं, दीज आर लीस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ असेसमेंट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है कि ऑब्जर्वेशन बाय टीचर जो है ये इंक्वायरी बेस्ड क्लासरूम में आएगा या फिर, तो इन दोनों में से ऑब्जर्वेशन बाय टीचर और रिटन एग्जामिनेशन में से कौन सा ज्यादा सही रहेगा। बट आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जो आंसर की है उसमें राइट आंसर इसी को कहा गया है, रिटन एग्जामिनेशन को। तो आप रिटन एग्जामिनेशन को ही लेके चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशी हैज बीन आस्क्ड टू कंडक्ट रेमेडियल क्लासेस एवरी सैटरडे इन
शुड शी इंक्लूड इन हर रेमेडियल क्लासेस। ताशी एक टीचर है जो हर शनिवार नैदानिक कक्षाएं संचालित करने के लिए कहा गया है। अपनी सुधार कक्षाओं में किन्हें सम्मिलित करना चाहिए, मतलब वो क्या करती है, रेमेडियल क्लासेस लेती है एवरी सैटरडे। तो इन चारों ऑप्शन में से उसे कौन सी स्ट्रेटजी को इन्वॉल्व करना चाहिए? फर्स्ट है स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, जो जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज है उनको इंक्लूड करना चाहिए, या फिर स्टूडेंट हु हैव फॉलन बिहाइंड फॉर सम रीजन, हाँ जो बच्चे किसी कारणवश पीछे छूट गए हैं उनको भी इंक्लूड करना चाहिए, और स्टूडेंट सो दैट ग्रुप वर्क कैन बी डन, सभी बच्चों को इंक्लूड करना चाहिए ताकि बच्चे जो है ग्रुप में सीख पाए। डी है ऑल स्टूडेंट फॉर शेयरिंग द एग्जामिनेशन पैटर्न, है ना, आप अपने मिडिल क्लासेस इसलिए ले रहे हो ताकि आप बच्चों के साथ एग्जामिनेशन पैटर्न शेयर कर पाए। तो ऐसा इस तरह की हरकत नहीं करनी है, जब आप टीचर बन जाओ ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। ए, बी, सी जो तीन ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। इन तीनों, ये जो तीनों है ना, ये इनको इंक्लूड करना चाहिए रेमेडियल क्लासेस में, ना कि इसलिए इंक्लूड करना चाहिए कि एग्जामिनेशन पैटर्न शेयर कर पाए। ये सेकंड, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है कॉन्सेप्ट मैपिंग प्रमोट मीनिंग मेकिंग थ्रू एक्टिव लर्निंग। जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है ना वो मीनिंग मेकिंग मतलब एक्टिवली लर्निंग को प्रमोट करती है। तो यस दिस इज ट्रू। रीजन है concept mapping helps student make connection between new ideas that they are attempting to visually represent those that already exist in their mind. This is also true. concept mapping में पता क्या होता है, बच्चे के जो previous ideas हैं उनको वो लिंक करता है विद देयर न्यू आइडिया। जो प्रीवियस आइडियाज है उनको वो नए आइडियाज के साथ लिंक करता है, न्यू आइडियाज के साथ लिंक करता है, उसी को हम कंसेप्ट मैपिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने न्यूट्रिशन वाला चैप्टर कराया क्लास में, ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जब आप करवा रहे हो तो उसमें आपने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कराया। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कराया, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स करवाया, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे बच्चा जो है जो नई चीजें हैं, नए आइडियाज हैं, उनको पुराने आइडियाज के साथ कनेक्ट करता जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट मैपिंग का मतलब ही ये होता है कि जो उसके प्रीवियस आइडिया, वो न्यू आइडियाज, नई कोई चीज सीख रहा है या पढ़ रहा है तो वो पुरानी आइडियाज के साथ लिंक कर पाए, इसी को कंसेप्ट मैपिंग कहते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, असर्शन भी और रीजन भी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा both A and R are correct and reason is the correct explanation of the assertion। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन तथा कारण दोनों सही हैं एवं कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैपिंग का मतलब ही ये होता है कि बच्चा जो है प्रीवियस नॉलेज को नए नॉलेज के साथ लिंक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो ये आज के 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए कंप्लीट एंड आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे बता देना, फिर से मैं उस क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी एंड इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। आई होप सारी क्लासेस आपने देखी होंगी, जितने प्रीवियस लेक्चर हमारे हो चुके हैं, 6 लेक्चर्स हम कर चुके हैं पैडागोजी के, वो देखे होंगे। नहीं देखें तो वो वीडियोस पे आप जरूर देखें, काफी हेल्पफुल रहने वाली वो वीडियोस थी। बाकी जो थ्योरी पोर्शन है हमारा, थ्योरी पोर्शन में भी हम 13 to 14 चैप्टर कर चुके हैं। सारा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड चीजें कर रहे हैं एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चले हुए हैं हम। और एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मिक्स क्वेश्चन भी कर लेंगे एमसीक्यू की फॉर्म में। मिक्स क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो भी हम कर लेंगे, बट पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। बाकी क्वेश्चन थ्योरी पोर्शन में भी हम साथ साथ कर ही रहे हैं, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो कर रहे हैं, बट फिर जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।